मेरा नाम पारुल कुमार है और ये मेरा दिस इज़ माय फर्स्ट शो एंड आई बेसिकली वर्क इन वाटर कलर एंड पेन एंड मोस्ट ऑफ द वर्क हेयर इज़ रिलेटेड टू बॉम्बे। और मुझको क्रो जो मेरा थीम आपको यहाँ दिखाई दे रहा है मुझे बहुत अट्रैक्ट करता है। लोग क्रो को समझते हैं कि ये नेगेटिव है, बट मेरे लिए कोई भी चीज़ नेगेटिव या पॉजिटिव नहीं होती है। उसको आप किस नज़रिए से देखते हैं वो मेरे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आप ज़रूर आएँ, देखें यहाँ पे नेहरू सेंटर एसी गैलरी में, और हम सब आर्टिस्ट्स का प्रोत्साहन बढ़ाएं। मेरे लिए पेन एंड वाटर कलर है एंड मैं कोई थीम ऐसे नहीं देखती हूँ। मेरे लिए जहाँ भी मैं यहाँ भी खड़ी हूँ तो मेरे लिए कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी चीज़ हम उसको आर्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं अगर मेरे को वो चीज़ अच्छी लगती है। तो मैं कहीं सब्जेक्ट ढूंढने कहीं नहीं जाती हूँ। चाहे मेरे लिए 2 बोतलें पड़ी हैं या 2 कप्स पड़े हैं, हम उसी में ही सब्जेक्ट ढूंढ लेते हैं। तो और बॉम्बे तो वैसे भी बहुत इतने ज़्यादा लोग हैं यहाँ पे, इतनी वैरायटी के लोग हैं कि कहीं दुनिया में जाने की ज़रूरत ही नहीं है किसी थीम को ढूंढने के लिए। तो कुछ भी जो मुझे अच्छा लगता है मैं उसको ही अपने कला में डालने की कोशिश करती हूँ। मेरा ये पहला शो है और मैं इतना एक्साइटेड हूँ। चाहे कोविड है लेकिन मुझे कोविड से फ़र्क नहीं पड़ता है। सब आए मेरा शो देखने यहाँ पे और इन्जॉय करें हम सब। सबको, सारे आर्टिस्टों को बहुत बहुत बधाई है। सोनिया सरीन जी, सौरभ मजूमदार जी, राधा ढाका, पारुल कुमार, पंकज निगम जी, एलन रामास्वामी, कमल शर्मा जी, बहुत ही सुंदर शो लगाया है। और स्पेशली इस वक्त में जहाँ पे इतना हम लोग वी आर रियली डिप्राइव्ड कि कुछ अच्छा हमको देखने को मिले, सुनने को मिले और जानने को मिले, क्योंकि एक तरह से जो भी हम आर्ट देखते हैं वो हमसे कुछ कहता है, और जब कुछ कहता है तो हम जो हमको अपने अंदर से सुनाई देता है उससे हमारा कोई ना कोई बात हमारी हमको नई पता चलती है और उससे हमको एक आनंद की अनुभूति होती है। सो डेफिनेटली आर्ट्स तो ईश्वर ने हमको इसीलिए दिए हैं कि इस जगत को हम सुंदर बनाएं, ब्यूटीफुल बनाएं और आह्लादित करें, सबको सुख दें, आनंद दें। तो आज ये पूरा आर्ट एग्जीबिशन देख के मन में बहुत ही सुख और सुकून मिल रहा है। बहुत सुंदर सुंदर इन्होंने सारे थीम्स लिए हैं। पारुल जी का भी कौवे को लेके जो थीम है, पंकज जी का कलर्स को लेके जो प्ले है पूरा, और ब्रॉन्ज में भी बहुत अलग अलग सारे सब्जेक्ट्स के, टॉपिक्स के आर्ट हमको देखने को मिल रहे हैं, स्टाइल्स देखने को मिल रहे हैं। सभी को बहुत बहुत बधाई, नेहरू सेंटर को बहुत बधाई, धन्यवाद। क्या कहना चाहोगे आप आपके बारे में, आज के शो के बारे में? बहुत खुशी है यहाँ आपका आर्ट शो इनॉग्रेट करने की, और बहुत जो नाम है मेलांज, तो सच में मेलांज है वर्क्स का। बहुत अलग स्टाइल्स है, कलर्स हैं और फॉर्म ऑफ आर्ट भी, स्कल्पचर भी बहुत बढ़िया है, जो उसमें भी बहुत स्टाइल और यूनिकनेस है। और अभी कोविड के बाद ऑलमोस्ट इतना बड़ा शो और अच्छा मेलान शो मैंने अभी देखा है। और वाटर कलर्स पारुल के बहुत इम्प्रेसिव हैं। कलर कॉम्बिनेशंस बहुत पंकज जी के बहुत यूनिक हैं, और पेंटिंग्स में फ़्लो है, फ़्लो होना बहुत ज़रूरी है, और आर्टिस्ट का पैशन दिख रहा है। जैसे मैंने कहा बात करते हुए कि कोई भी दुनिया की कोई भी दौलत जो प्लेजर आर्टिस्ट को पेंटिंग स्ट्रोक देता है वो कोई दौलत नहीं दे सकती है। और वो इस आर्ट में उभर के आ रहा है कि आर्टिस्ट ने अपना बहुत पैशन से काम किया हुआ है। मेरा नाम पंकज है और मैं दिल्ली से आया हुआ हूँ, और यहाँ नेहरू सेंटर में मेरा दूसरा शो है। और पहला शो शायद 6-7 साल पहले हुआ था। फिर ये शो हमने प्लान किया था, तो बीच में कोविड का सिचुएशन आ गया, तो हमारा थोड़ा डिले हो गया एग्जीबिशन। तो अभी ये
हम लोग 7 आर्टिस्ट हैं और मैंने ये शो क्यूरेट किया है और 3 इसमें मूर्तिकार हैं और चार मूर्तिकार हैं और 3 पेंटर्स हैं और बहुत दिनों बाद यहाँ शो कर रहे हैं तो बहुत अच्छा भी लग रहा है। और ये गैलरी एक्चुअली बहुत अच्छी है, इसका स्पेस और इसका एम्बियंस और जिस तरह से डिस्प्ले किया है यहाँ पे नेहरू सेंटर के जो टीम है, जो गैलरी की जो टीम है, इन्होंने बहुत सुंदर डिस्प्ले किया है यहाँ पे, तो अच्छा लग रहा है मुझे काम करके। मेरा थीम जो है वो समय के साथ बदलता रहता है। समय के साथ बदलता इसलिए रहता है कि मुझे लगता है कि हम जो है एज ए ह्यूमन बीइंग और एज एन आर्टिस्ट हम हमेशा बढ़ते रहते हैं, हम ग्रो करते रहते हैं, हम आगे बढ़ते रहते हैं। हम आगे बढ़ते हैं तो हम एक रास्ता तय करते हुए चलते हैं, तो उस रास्ते में नई नई चीज़ें मिलती हैं, आपको नई नई चीज़ें इंस्पायर करती हैं। आप जीवन में एक जगह खड़े तो नहीं रहते, आप एक विचार को लेके या एक स्टाइल को लेके आप उसी पे मुझे नहीं लगता कि किसी को अटकना चाहिए। तो हम उस पर चलते रहते हैं तो हमें नई नई इंस्पिरेशंस मिलती रहती हैं और नए इंस्पिरेशंस मिलती हैं तो हम नए तरीके से उनको एक्सप्रेस करने की कोशिश करते हैं। कभी कविताएं लिखते हैं, कभी हम पेंटिंग से फॉर्म चेंज कर लेते हैं। तो मेरा अभी जो आजकल जो मैं काम कर रहा हूँ थोड़ा एब्स्ट्रैक्ट की तरफ जा रहा है, तो इसलिए जो मैंने अभी जो इस शो में मैंने किसी पेंटिंग का टाइटल नहीं रखा है। तो किसी ने मुझसे पूछा कि आपका क्या थीम चल रहा है अभी, किस स्टाइल में काम कर रहे हो, तो मैंने बोला मैं एब्स्ट्रैक्ट कर रहा हूँ। तो उन्होंने दूसरा क्वेश्चन ये पूछा कि फिर इनके टाइटल्स क्या है, तो मैं उनको ये बोला था अगर ये एब्स्ट्रैक्ट है तो इसका टाइटल क्यों होना चाहिए, अगर ये टाइटल है तो फिर एब्स्ट्रैक्ट क्यों है। एब्स्ट्रैक्ट तो वो है जो बिल्कुल जिसके बारे में कुछ आपको पता ही नहीं है, आप उसमें अपना एक इमेजिनेशन ढूंढ रहे होते हो। तो एक कारण और भी है टाइटल ना देने का, मुझे ऐसा लगता है कि हम टाइटल दे देते हैं तो लोगों को एक फ्रेम दे देते हैं सोचने के लिए, तो आप उसको उस फ्रेम के अंदर बांध देते हैं कि ये इसका ये घोड़ा है, तो आपको लगेगा अच्छा अब इस पेंटिंग के अंदर मुझे घोड़ा ढूंढना है। तो जब आप उसको एक थॉट दे देते हैं सोचने के लिए, तो शायद उस पर बहुत संभावनाएं थी उस पेंटिंग के अंदर, बहुत कुछ इसके अंदर ढूंढा जा सकता था, बहुत कुछ उसके अंदर से अपने लिए इंस्पिरेशन, अपने लिए प्रेरणा ढूंढी जा सकती थी। तो वो हमने उसको कन्फाइन कर दिया और एक सब्जेक्ट दे दिया, तो वो फिर रुक गया। उसका जो देखने वाले का भी एक थॉट प्रोसेस होना चाहिए, केवल बनाने वाले का नहीं होना चाहिए, जो देख रहा है उस पेंटिंग को उसका भी एक सोच होना चाहिए, उसको भी उससे बात करना चाहिए। दिस इज पेंटिंग क्या है या कोई भी आर्ट फॉर्म है, कम्युनिकेशन है, दो लोगों के बीच की बात है ना। तो मैंने कुछ बोला तो आपको भी कुछ बोलना पड़ेगा, आपको मुझसे बात करनी पड़ेगी। आप केवल ऐसा नहीं हो सकता कि आप किसी पेंटिंग के आगे जाएं और पेंटिंग आपको बता दे अच्छा मैं ये हूँ, आप आगे बढ़ जाएं। तो आपका जो कम्युनिकेशन है वो बहुत तरीक़ों से, बहुत आइज़ के द्वारा, आपको देखने के द्वारा, आपको सोचने के द्वारा, आपका एक सोच का एक रास्ता तय होता है, एक थॉट प्रोसेस चलता है, उसके द्वारा आप किसी आर्ट से साथ कम्युनिकेट करते हैं। मैं कुछ तरह से सोच सकता हूँ, आप कुछ तरह से सोच सकते हैं, तो एवरीबडी हैज़ हिज ओन वे ऑफ लुकिंग एट थिंग्स। तो जीवन में हम इसीलिए सब अलग अलग है, क्योंकि हम जीवन को अपनी अपनी दृष्टि से जीते हैं, तो यही कारण है। तो इसलिए एब्स्ट्रैक्ट है, आगे भी एब्स्ट्रैक्ट रहेगा मुझे पता नहीं, अभी फ़िलहाल यही फॉर्म है। और सौरभ मजूमदार ये वैसे इलाहाबाद से हैं और अभी दिल्ली में रहते हैं, और ये सौरभ इलाहाबाद की बहुत प्रसिद्ध संगीत से जुड़ी फैमिली है, और इनके फादर हैं फादर पार्थसारथी मजूमदार थे और उनका अभी निधन हो गया, और इनके चाचा हैं डॉक्टर नलिन मजूमदार हैं। और जो स्लाइडर गिटार है भारत में, जो एक गिटार होता है ना स्लाइड से बजता है, स्लाइडर गिटार में क्लासिकल म्यूज़िक भारत में लाने वाले नलिन मजूमदार हैं। और ये परिवार जो है पूरा मतलब ब्लेस्ड फैमिली है, जिसे संगीत ने ब्लेस किया हुआ है। इनके जो बड़े भाई साहब हैं वो पंडित रविशंकर के डायरेक्ट डिसाइपल हैं, पंडित गौरव मजूमदार। इनके जो छोटे भाई हैं वो पंडित उदय मजूमदार हैं, वो स्विट्ज़रलैंड में रहते हैं और वो तबला मास्टर हैं, बहुत सुप्रसिद्ध तबला वादक हैं। तो और इनके छोटे भाई हैं वो सितार बजाते हैं, MIT यूनिवर्सिटी में जयपुर में, वहाँ पढ़ाते हैं। और ये मेरा दोस्त है सौरभ, तो हम लोग का साथ शायद 30-35 साल पुराना है। हम लोग साथ साथ पढ़े हैं कॉलेज में, लखनऊ कॉलेज ऑफ आर्ट से हैं, मैं भी वहीं से हूँ, ये भी यहीं से हैं। इन्होंने स्कल्पचर पढ़ा था, मैंने एडवर्टाइजिंग पढ़ा था, तो तब से हमारा साथ है। और तब से शायद पता नहीं कितनी सारी एग्जीबिशंस में हम साथ पिछली बार भी जब आपसे मिले
तब हम साथ साथ ही थे और तब भी इनका शो यहाँ हुआ था। तो ये जो है ये मूर्तिकार हैं और इनका सारा काम यहाँ डिस्प्ले है। और इनका जो आप इनकी जो कलाकृतियाँ आप देखेंगे तो बहुत डीप रूटेड मीनिंग्स हैं। जैसे इन्होंने ये जो पेंटिंग्स बनाई है, ये जो है इसमें ये कह रहे हैं कि इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन हो गई है, आपने प्रकृति के साथ इतना खिलवाड़ कर दिया। प्रकृति के साथ जब आपने बहुत खिलवाड़ किया तो आप भर दिया, आपने जनता से भर दिया, उससे पॉपुलेशन बढ़ी तो आपने नेचर को डिस्ट्रॉय किया, कि आपने कूड़ा करकट शुरू किया तो उससे क्या हुआ, फिर उसके लिए आपने पोल्यूशन होना शुरू हो गया। आपको रहने के लिए एसी भी चाहिए, तो उसके लिए जो ग्लोबल वार्मिंग शुरू हो गया। तो जैसे जितना ज़्यादा हमने एक्सप्लॉइट किया प्रकृति को, तो प्रकृति ने फिर आपको ये जो कोरोना है या कोई भी महामारी फैल रही है, प्रकृति जो है आपको अपना हिसाब कर रही है, वो हिसाब बराबर कर रही है कि अगर तुम नहीं कंट्रोल करोगे तो मैं कंट्रोल करूँगी। जितना अभी देखिए लैंडस्लाइड्स हो रहे हैं, बाढ़ आ रही है, जितना ज़्यादा महामारियाँ फैल रही हैं, ये प्रकृति का एक तरीका है चीज़ों को बैलेंस करने का। तो इसका जो काम है बहुत गहरी सोच के साथ होता है। जैसे एक ये यहाँ पे जैसे एक ये है, ये वाला स्कल्पचर है, तो एक मतलब ये इसमें ये कहना है कि एक समय ऐसा आएगा जब प्रकृति आपके ऊपर निकल जाएगी, क्योंकि आप नहीं सुधरेंगे, आप नहीं संभलेंगे तो प्रकृति को ही जीतना है। आप प्रकृति से नहीं जीत सकते। आप कितना भी डैम बना लो, कितने भी वैक्सीनेशन कर लो, लेकिन अगर हम अपना जो जीवन और प्रकृति के प्रति जो अनुराग होना चाहिए, जैसे जो पूजा भाव, जैसे हमारे जो भारत में जो भारतीय दर्शन है, वो हमारा दर्शन यही था। हम 5 तत्वों से हम मानते हैं कि 5 तत्वों से शरीर बना है, पृथ्वी से बना है। हम पृथ्वी को हम कहते हैं पृथ्वी जो हमारी माँ है, हम मानते हैं। हम रोज़ हमें कहा जाता है कि पृथ्वी को आप सम्मान दीजिए, उसके पैर छूइए, या गंगा जाइए तो उन गंगा को हम माँ बोलते हैं, जो पानी को हम माँ बोलते हैं, पृथ्वी को माँ बोलते हैं। तो हमारी संस्कृति में ऐसा ही रहा है। हम वायु को हमारे लिए वायु जो है वो देवता है ना, वरुण देवता हैं। अग्नि को हम देवता मानते हैं, हम उनकी पूजा करते हैं। और जब हम यज्ञ करते हैं या कोई भी अच्छा काम करते हैं तो उनको हम आहुतियाँ भी देते हैं। तो हमारी जो संस्कृति रही है, हमारे ऋषियों ने, जो हमारे जो दार्शनिक थे, ऋषि लोग कौन थे, ये सब दार्शनिक थे, इन्होंने हमें जीने का तरीका सिखाया था। तो उन्होंने ही हमें बताया कि आप इनको लेके चलिए साथ में। आप बरगद की भी पूजा करिए, उसमें आप एक त्यौहार होता है हमारे उत्तर भारत में, जिसमें आप एक धागा बांधते हैं। तो आप उसके पास जाते हैं, वृक्ष के पास, और उसको आप बोलते हैं कि मैं तुम्हें सम्मान देता हूँ, है ना। पीपल को सम्मान देते हैं, बरगद को सम्मान देते हैं। तो ये हम उनको प्रकृति को हम जोड़े रहते थे अपने साथ। तो धीरे धीरे हम मेटेरियलिस्टिक होते रहे, हम भौतिकवाद में फंसे जैसे। तो हमें लगा अरे ये तो पानी है, ये तो इसको तो हम कुछ भी कर लेंगे, ये तो ज़मीन है, इसको हम कितना भी खोद के इसमें तो कुछ भी निकाल लेंगे। तो जैसे जैसे हमने इसका दोहन शुरू किया, प्रकृति का दोहन शुरू किया, वैसे वैसे एक टाइम तो प्रकृति सहती रही जितना सह पाई, अब नहीं सह पा रही है। तो उसका ही परिणाम है कि हमें सब चीज़ों से झेलना पड़ रहा है।